गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। आज जो हम बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स में का वर्णन करेंगे। ऊष्मागतिकी व सांख्यिकी भौतिकी। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ऊष्मागतिकी क्या है, सांख्यिकी क्या है। ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा के अन्य रूपों डिफरेंट फॉर्म ऑफ दी एनर्जीज जैसे यांत्रिकी, विद्युतिकी, चुंबकीय, रासायनिक ऊर्जा के साथ संबंध स्थापित किया जाता है तथा विभिन्न निकायों में ऊर्जा विनिमय का अध्ययन किया जाता है। अर्थात दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द थर्मल एनर्जी इज correlated with the other form of the energies, mechanical, electrical, magnetic, chemical. As well as in this one we will also discuss the energy exchange between the different systems. विभिन्न निकाय जो आपस में उनमें यदि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है तो उसका भी अध्ययन करते हैं। इसमें मोस्टली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, केमिकल एनर्जी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। जबकि जो स्टैटिकल फिजिक्स है उसमें भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रायिकता के आधार पर किसी स्थूल निकाय मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में कणों की स्थूल अवस्थाओं, मैक्रो सिस्टम एवं सूक्ष्म अवस्थाओं में संबंध स्थापित किया जाता है। यानी इसमें जो बेस है वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो कोई भी सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कण है उसमें अवस्थाएं दो हो सकती है, आगे डिस्कस करेंगे। एक मैक्रोस्टेट्स, एक माइक्रोस्टेट्स। मैक्रोस्टेट्स में कणों की संख्या अधिक होती है, माइक्रोस्टेट्स में कणों की संख्या छोटी होती है, कम होती है। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट्स रियल और एक्चुअल कंडीशंस। कि सांख्यिकी में हम हर कण के बारे में विस्तृत वर्णन, जो वास्तविक वर्णन है वो नहीं करते हैं, परंतु हम औसत काम में लेते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली स्थिति है उसको काम लेते हैं, बट इट रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अधिकतम प्रायिकता की अवस्था को हम उपयोग में लेते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं कि सिस्टम क्या है, निकाय किसे कहते हैं। निकाय वह तंत्र जिसका अध्ययन किया जाता है। कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई भी कणों का समूह हो सकता है, किसी प्रकार का कोई सिस्टम होता है जिसको हम एनालिसिस करते हैं, उसको हम सिस्टम कह सकते हैं, निकाय कहते हैं। निकाय सूक्ष्म कणों जैसे अणु, परमाणु, आयनों आदि से मिलकर बना होता है। इसमें कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। कणों की संख्या के आधार पर निकाय दो प्रकार के विभाजित किया जा सकता है। पहला स्थूल निकाय, दूसरा सूक्ष्म निकाय। स्थूल निकाय में कणों की संख्या अत्यधिक होती है, जबकि सूक्ष्म निकाय में कणों की संख्या कम होती है, अल्प होती है, सीमित होती है, लिमिटेड होती है। स्थूल निकायों के अध्ययन के लिए दो विधियां, जैसे अपन पहले डिस्कस करके आए हैं, दो विधियां होती है। एक ऊष्मागतिक विधि, दूसरी सांख्यिकी विधि। ऊष्मागतिक विधि में थर्मोडायनेमिक मेथड्स में हम दाब, आयतन, ताप, आंतरिक ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, जबकि सांख्यिकी विधि में हम सूक्ष्म अवस्थाओं और स्थूल अवस्थाओं में संबंध स्थापित किया जाता है। एंड दिस इज मोस्टली बेस्ड बाय प्रोबेबिलिटी। अब सांख्यिकी भी दो प्रकार की होती है। हमारा जो मेन फोकस होगा हम स्टैटिक्स में करेंगे। यह भी दो प्रकार की होती है। पहली क्लासिकल स्टैटिक्स, दूसरी क्वांटम स्टैटिक। चिर सम्मतियाँ सांख्यिकी, दूसरा क्वांटम सांख्यिकी। चिर सम्मत सांख्यिकी में जिसे हम दूसरे नाम मैक्स बोल्ट्जमैन सांख्यिकी भी कहते हैं, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, इसलिए इनका नाम से ये जानी जाती है। जबकि क्वांटम स्टैटिक्स में दो प्रकार की होती है, एक बोस-आइंस्टीन, दूसरी फर्मी डिराक स्टैटिक्स। एम्बी स्टैटिक्स का जो मेन पोर्शन है वो विभेद्य होते हैं, मीन्स कणों को आपस में हम परस्पर अलग अलग कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। जबकि क्वांटम स्टैटिक्स में हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, अविभेद्य होते हैं। बोस-आइंस्टीन के लिए आगे पढ़ेंगे, उसमें है कि हम
पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को काम में नहीं ले सकते, और इसमें जो स्पिन है, कणों की जो स्पिन काम में ली जाती है, प्रचक्रण काम में लिया जाता है, 0 1 2 3 काम में ली जाती है। जबकि फर्मी डिराक स्टैटिक्स में जो स्पिन होती है 1/2 या इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और वहाँ पे हम पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल का उपयोग कर लेते हैं। सांख्यिकी क्या है? यांत्रिकी जो निकाय के वास्तविक अवस्था के बजाय अधिकतम प्रायिकता की अवस्था को व्यक्त करती है। मीन्स दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल सिचुएशन बट इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट्स। प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार स्थूल निकाय में कणों की स्थूल अवस्था में और सूक्ष्म अवस्था में जो संबंध स्थापित करता है उसको हम, जैसे हम पहले पढ़ के आए, स्टैटिक्स कहते हैं। अब हम क्लासिकल स्टैटिक्स में फोकस करते हैं। तो पहले इसके वैलिडिटी ऑफ द क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता क्या है, किस प्रकार हम इसको मानते हैं। किसी भी निकाय का क्वांटम यांत्रिकी विवरण अधिक यथार्थ होता है, परंतु शुरुआत हम क्लासिकल से करते हैं। तो कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं जो हम मानते हैं। पहला, ये उच्च ताप व निम्न कण घनत्व के लिए उपयुक्त होती है। दिस इज मोस्टली यूज्ड फॉर द हाई टेम्परेचर एंड लो पार्टिकल डेंसिटी, अर्थात कणों का घनत्व कम होता है। दूसरा, इसमें कण सर्वसम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सारे कण समान होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, परंतु हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। डिस्टिंक्टिबल पार्टिकल्स के लिए लागू होता है। दूसरा, कि दो कणों के मध्य दूरी d, माध्य मुक्त पथ मीन परिपात d जो है वो लैम्डा से अधिक होती है। अर्थात दो मुक्त टक्करों के मध्य जो दूरी होती है, जिसको माध्य मुक्त पथ कहते हैं, उसका मान कणों के मध्य दूरी से कम होता है। जो दूसरी शर्त है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, वह है परम ताप T पर जो कण की ऊर्जा होती है, जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं, दैट इज इक्वल टू kT। k यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इसका मान दो कणों की, ये दो अवस्थाओं की जो ऊर्जा होती है उनके मध्य अंतर से डेल्टा ई उससे अधिक होनी चाहिए। अर्थात T ताप पर उसमें समय में निकाय ई ऊर्जा के अवस्था में होने की प्रायिकता Pe, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द एक्सपोनेंशियली ऑफ द माइनस E/kT होता है। एक सूत्र माना गया है जिसमें ये कहते हैं कि जो प्रायिकता है वो ऊर्जा के इस तरह से चरघातांक के रूप में संबंधित होता है। और यहाँ पे यदि हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखें, सो जो प्रायिकता है उस ऊर्जा E में होने की, वो Pe = C मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियली माइनस e⁻kT। E इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T परम ताप है, C नियतांक कहलाता है। अब यदि किसी कण की दो अवस्थाएं हो सकती है जिसके लिए ऊर्जा E1 E2 है, तो इनकी प्रायिकता का जो अनुपात है Pe1 / Pe2 = C e⁻⁻E1/kT, और दूसरे के लिए लिखें C e⁻⁻E2/kT। दोनों को रीअरेंज करें तो हमें मिलता है e⁻E2 - E1 / kT। E2 - E1 को हम डेल्टा E लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू e⁻⁻E/kT, यानी इस फैक्टर का मान क्लासिकल के लिए कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक, फेस स्पेस कला निर्देशांक। कला निर्देशांक क्या है? हम मोस्टली डायनेमिक्स में, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में किसी भी कण को पोजीशन बताने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए निर्देशांक काम में लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स काम में लेते हैं, जहाँ पे वहाँ हम x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर स्टैटिकल्स में हम किसी कण को पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए 6 कोऑर्डिनेट काम लेते हैं। इन 6 कोऑर्डिनेट्स को हम कला निर्देशांक कहते हैं, फेस स्पेस कहते हैं। ये 6 निर्देशांक कौन से होते हैं?
सीएम को क्लासिकल मैकेनिक्स को किसी भी निकाय की पूर्ण अवस्था में व्यक्त करने के लिए 6 निर्देशांक की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 स्थिति के हैं एक्स वाई जेड और 3 इनके वेलोसिटी के हो सकते हैं या इनके संवेग के हो सकते हैं, मोमेंटम के हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, वी एक्स वी वाई वी जेड अथवा पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये जो 6 विमाओं का 60 विमे जो आकाश बनता है, स्पेस बनता है, इसको हम फेस स्पेस कहते हैं। जिस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है ये एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड, तो एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम मोस्टली 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर यहाँ पे कहते हैं 6 डायमेंशनल हो सकती है, 3 स्थिति के लिए और 3 संवेग अथवा वेग के लिए हो सकती है। वहाँ स्टैटिक्स में हम जैसे आयतन लेते हैं डी वी इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड, यह आयतन क्या होगा, एक कोष्टिका माने, कला कोष्टिका माने, फेस सेल माने छोटा सा बॉक्स जिसका मिनिमम आयतन कितना हो सकता है, संभावना कितना हो सकती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी टो, दैट इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। परंतु हम सब जानते हैं क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अनिश्चितता का नियम जहाँ लागू होता है वहाँ कहते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। इसी तरह से डेल्टा वाई डेल पी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच, डी जेड डी पी जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता नियम है जो आगे काम में आएगा, हाल फिलहाल हम इसका यूज करते हैं। सो कला कोष्टिका का आयतन जो डी टो हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं पाई फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू एफ डी क्यू आई डी पी आई। यहाँ जो नया सिंबल काम में लिया गया है वो पाई है। पाई क्या रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने के लिए, किसी चीज़ों को जोड़ने के लिए सिग्मा काम में लेते हैं, उसी तरह से गुणा करने के लिए जो सिंबल काम में लेते हैं उसको पाई कहते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इसका मान आई का मान 1 टू एफ हो सकता है। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि हो सकती है। जैसे यहाँ पर हम 6 स्वतंत्रता की कोटि हो सकती है, 6 प्रकार से हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर सकता है, 6 प्रकार की इसकी स्थितियाँ हो सकती है, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। यहाँ हमने एक्स वाई जेड की जगह डी क्यू आई लिखा है। क्यों लिखा है कि यदि हम आई इक्वल टू 1 लेंगे, डी क्यू 1 वो हमारा डी एक्स 1 होगा, डी क्यू 2 जो है वो हमारा डी वाई होगा, डी क्यू 3 हमारा डी जेड होगा, डी पी 1 हमारा डी पी एक्स होगा, डी पी 2 डी पी वाई होगा, डी पी 3 डी पी जेड होगा। तो ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, लिखने का। तो यहाँ पे जो कला कोष्टिका जो छोटा सा सबसे छोटा सेल बनेगा उसका आयतन ये से डी टो से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स। सूक्ष्म अवस्थाएं और स्थूल अवस्थाएं क्या है। एक कोष्टिका के विस्तार की सीमाओं के अंदर, मतलब उसकी लिमिट्स के अंदर, किन्हीं अणुओं के निरूपक बिंदुओं के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कणों को छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन अणुओं के निर्देशों का पूर्ण निर्देशक, मतलब उनका स्पेसिफिकेशन एक सूक्ष्म अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है। हर अणु के लिए जो छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स है उसको हम सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। और इस प्रकार खूब सारी यदि अणु होते हैं हमारे, इन सब का जो मिल के बनता है उसको हम स्थूल अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे जो परिभाषा देते हैं, इन क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी में किसी निकाय के कण की अवस्था एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड निर्देशांकों की सहायता से कला निर्देशांकों फेस स्पेस, इस कला निर्देशांकों का विमेय कला को विभिन्न फेस सेल्स में विभाजित किया जा सकता है। कला कोष्टिकाओं में छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड किया जा सकता है। इन कला कोष्टिकाओं में कणों की अवस्था को कला बिंदुओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मीन्स खूब सारे से बॉक्स, हमने मैच बॉक्स ले लिए, माचिस की डिबिया ले ली, उसमें खूब सारे कण डाल दें, तो जो माचिस की डिबिया है, जो बॉक्स है, उसको हम कला कोष्टिकाएँ कहते हैं, फेस सेल कहते हैं। और उसमें जो कण है उनको हम अभी हाल फिलहाल इस सूक्ष्म कण कहते हैं। एकांक कोष्टिका में एक से अधिक बिंदु हो सकते हैं, मीन्स उस बॉक्स में कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। सो नाउ डिफाइन द माइक्रोस्टेट्स। सूक्ष्म अवस्था क्या है। कला निर्देशांक में स्थित किसी कला को, कला कोष्टिका में कला बिंदुओं की स्थिति का विनिर्देश निकाय की सूक्ष्म अवस्था को व्यक्त करता है।
कि उस बॉक्स में, उस कला कोष्टिका में जो कला बिंदु, फेस पॉइंट हमने जो रिप्रेजेंट करते हैं छोटे छोटे बिंदुओं से, उनकी जो स्थिति है उसको हम माइक्रोस्टेट्स कहते हैं कि वो कौन सा बिंदु कहाँ है। नेक्स्ट मैक्रोस्टेट्स कि कला निर्देशांक में किसी कला कोष्टिका में कला बिंदुओं की संख्या, कितने छोटे छोटे पॉइंट्स है, कितने कण है, कितने माइक्रोस्टेट्स है, उनको हम स्थूल अवस्था कहते हैं। विनिर्देश निकाय की स्थूल अवस्था में कितने, उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास में 4 बॉक्स है, 4 कला कोष्टिकाएँ हैं जिसके हमने नामकरण कर दिया 1 2 3 4। अब हमारे पास में बहुत सारे बिंदु है, जैसे हमने काम में लिया A B C D E F G H I और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो पहले बॉक्स में मानो 2 कण रहते हैं A व B, तो यहाँ पे जो कला बिंदु है वह AB होता है। दूसरे में हमने C D E डाला है, तीसरे में हमने 4 बिंदु डाल दिए F G H I, और आगे जो पॉइंट है NI में मान लो कोई और भी पॉइंट डाल दिया, हमने MI डाल दिया। तो हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 यहाँ पे कला कोष्टिकाओं को व्यक्त करते हैं, A B कला बिंदुओं को व्यक्त करते हैं। तो इस एग्जाम्पल को यदि हम लिखें, समझें सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था में, तो हम लिख सकते हैं पहली कला कोष्टिका में जो सूक्ष्म अवस्था है वह A व B है, जबकि इससे संबंधित जो स्थूल अवस्था है वो 2 है, मीन्स कणों की संख्या 2 है। इसी प्रकार कोष्टिका सेकंड में जो हमारा सेकंड बॉक्स काम में लिया, उसमें 3 पॉइंट्स हमने मान ले C D E, तो सूक्ष्म अवस्था हो गई C D, और इसमें स्थूल अवस्था हो गई इसको 3। इसी प्रकार तीसरे बॉक्स में जिसमें F G H I 4 कण है, तो स्थूल अवस्था हो गई F G H I, और इसकी सूक्ष्म अवस्था F G H I होगी और स्थूल अवस्था इसकी 4 हो गई। इसी प्रकार यदि I वाली में काम लेते हैं चौथे बॉक्स में, तो इसमें कह देंगे हम कि कण एक ही हमारा M है, तो स्थूल अवस्था 1 होगी, सूक्ष्म अवस्था 1 हो गई, जबकि स्थूल अवस्था इसकी 1 हो गई। मीन्स कणों की संख्या हमें स्थूल अवस्था से रिप्रेजेंट करता है, और जो कण को पर्टिकुलर को स्पेसिफाई करते हैं वो हमारे सूक्ष्म अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। किसी स्थूल अवस्था के संगत सभी अधिगम में सूक्ष्म अवस्थाएं समान रूप से संभाव्य है, मीन्स इसमें कोई भी कण किसी को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे A B है, इसकी जगह हमने C D भी डाल सकते हैं, आपस में इंटरचेंजेबल है। नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ऊष्मागतिकी प्रायिकता। परिभाषा, दी गई स्थूल अवस्था मैक्रोस्टेट्स के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कि एक मैक्रोस्टेट के संगत कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती है, उन संख्याओं को स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई भी गिवन मैक्रोस्टेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल कितनी माइक्रोस्टेट हो सकती है, उनकी जो संख्याएं हैं उस माइक्रोस्टेट्स में, उस मैक्रोस्टेट्स में कितने माइक्रोस्टेट की संख्या है, उसको हम उस स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहते हैं। n कणों को r कला कोष्टिकाओं में व्यवस्थित करना, जैसे पहले में n1 कह सकते हैं, दूसरे को n2 कह सकते हैं, तीसरे को n3 कह सकते हैं। तो ni कणों के लिए प्रथम सेल में व्यवस्थित करने का जो तरीका है, देखें हमारे पास टोटल n कण हैं, तो इनको हम r कला कोष्टिकाओं में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं। जैसे एक ट्रेन है, उसमें बहुत सारे कोचेज होते हैं, डब्बे होते हैं। इन डिब्बों में हमें पैसेंजर्स को बैठाना है, तो हमारे पास जो पैसेंजर्स की संख्या है वो हमारे पास n है, और जो इसके अंदर छोटी छोटी जो कला कोष्टिकाएँ हैं, जो ट्रेन्स है, कोचेज है, उनकी संख्या r है। तो सबसे पहले हम देखें ni कणों को जो प्रथम सेल में व्यवस्थित करने का जो तरीका है, वो हम प्रोबेबिलिटी के आधार पर लिख सकते हैं NC_N1, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल ni फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई द n माइनस ni।